अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम अपडेट्स और कुछ चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। एक तो बड़ी अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी हद तक जो अदालत में कार्रवाई हुई है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या फ़ैसला आ सकता है इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से, कि ये केस का जो ट्रायल है, ये पहले वाला ट्रायल कलअदम होगा या नहीं, आगे ट्रायल जेल में होगा या नहीं, या फिर ये कि ये ट्रायल जेल में होगा भी तो क्या ओपन होगा या इसी तरह से मामला चलेगा जैसे चल रहा है। तो इन 2-3 सवालों के जवाब बड़ी क्लैरिटी से इस फैसले में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जनाब एक और बड़ी अहम बात ये कि पीटीआई ने क्या प्लान किया है जलसों के हवाले से, और एक मामला तौहीन अदालत का पहुंचा पेशावर हाई कोर्ट में। ये दोनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड क्यों हैं ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। खबर है जनाब परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू के हवाले से भी, उन्होंने क्या अहम गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो एक ओवरऑल इस वक्त माहौल चल रहा है ख़ास तौर पर ख़ावर मानिका के इंटरव्यू के बाद, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो फैसला है साइफर केस का वो अब से थोड़ी देर बाद आने वाला है, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिले भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये वक्त पर फैसला आ जाएगा। और ये फैसला महफूज हो चुका है, और आमतौर पर कहा जाता है कि जब फैसले महफूज हो जाए तो वो गैर महफूज होते हैं, लेकिन ये कोई इस नौयत का फैसला नहीं है, इतना बड़ा फैसला नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कहें कि बिल्कुल इमरान खान की कोई रिहाई का फ़ैसला है या कोई केस ख़त्म होने का फ़ैसला है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख़्याल है कि बहुत सख्ती इस फ़ैसले में नज़र आए। और ख़ास तौर पर जिन जज साहिबान ने ये केस सुना है, इंट्रा कोर्ट अपील सुनी है, यानी मियाँ औरंगज़ेब हसन साहब और समन रिफत साहिबा जज साहिबा जो हैं, इन दोनों ने, ये दो रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जेल ट्रायल के खिलाफ। और जज साहब की जो तैनाती थी उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया, और जो जेल के अंदर सारा ट्रायल हुआ है उसको भी चैलेंज किया गया। तो इस मामले के ऊपर बेसिकली फैसला सिर्फ आना है। साइफर केस का जो फैसला है इसमें आज वैसे तो फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन जो इससे पहले कार्रवाई हुई है उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये फैसला क्या आएगा, क्योंकि आज जो रिकॉर्ड तलब किया गया था अदालत की जानिब से कि नोटिफिकेशन कब हुआ, जो जज साहब का नोटिफिकेशन था उसका प्रोसीजर क्या था, क्या वो पहले हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, या ख़ुद से ही वजारत क़ानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो क्या मामला पेश आया, ये चीज़ें क्लैरिटी से रिकॉर्ड के साथ रखनी थी अदालत के सामने, जो आज रिकॉर्ड पेश किया गया। इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल से उनका मुकालमा हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अटॉर्नी जनरल बज़ाहिर ऐसा लगा कि एक कदम पीछे हटते हुए इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर रहे थे कि ट्रायल ओपन ही होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर जो लोग ख्वाहिशमंद हों ट्रायल देखने के, चाहे वो सहाफ़ी हजरात हों या वकला हों, फैमिली के लोग हों, जो कोई भी देखना चाहे उनको इजाज़त होनी चाहिए। तो जो एक बुनियादी प्ली थी पीटीआई के वकला की कि जो ट्रायल है उसको ओपन होना चाहिए, तो वो बुनियादी प्ली तो मुझे मंजूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी से कह दिया कि उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं, यानी हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ आ गया। फिर जो जज साहब भी बार बार रिमार्क्स देते रहे हैं इस सारे ट्रायल के दौरान, तो उन्होंने भी यही बात की कि ट्रायल तो ओपन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल का तकाजा है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए। तो इन दो बातों की बुनियाद पर जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली 3 सवालों के जवाब आने हैं। तो पहला सवाल अगर मैं ये कहूँ कि क्या ट्रायल ओपन होगा, तो इसका जवाब है कि मेरा ख्याल है फैसले में यही आएगा कि ट्रायल ओपन होगा। दूसरी बात ये कि क्या ट्रायल जेल में ही होगा या कोर्ट के अंदर होगा, मेरा अंदाज़ा यही है कि अभी फ़िलहाल जेल ट्रायल ही करना पड़ेगा, और इसी के बारे में ही कहा जाएगा कि जिस सिक्योरिटी की वजह से जेल में ही ट्रायल होगा। और जो तीसरा अहम सवाल था कि क्या इससे पहले जो ट्रायल हुआ है वो कलअदम करार होगा या नहीं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि फ़िलहाल इस ट्रायल को शायद कलअदम करार ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि आज जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसके मुताबिक ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर ही जो आगे नोटिफिकेशन हुआ, कैबिनेट की मंजूरी हुई, तो जो जज साहब की तैनाती है उसमें बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जो उन्होंने दस्तावेज़ात पेश भी की उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि कोई
غیر قانونی کام ہوا ہے اس طرح کا کہ جس میں جج صاحب کی تعیناتی ہی خراب ہو یا غلط ہو. تو لہٰذا یہ اگر تعیناتی غلط ثابت ہوتی تو پھر جو جیل ٹرائل تھا جو اب تک ہوا ہے، یعنی فرد جرم کی کارروائی بھی، اس کے بعد کچھ گواہوں کے بیانات بھی، وہ سارا کا سارا ہی کالعدم قرار دیا جاتا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کارروائی کالعدم قرار نہیں دی جائے گی، صرف آگے کے لیے یہ کہہ دیا جائے گا کہ آگے سے جو ٹرائل ہے وہ سارا اوپن ٹرائل ہو، اور جو کوئی اس کا خواہش مند ہو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں اور اس کو اجازت بھی دی جائے. تو میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے جو میری ایک آبزرویشن اور ججمنٹ ہے، اور جو میں ایک کورٹ رپورٹر سے بھی اس کی ایک سنتی رہی ہوں کارروائی سے متعلق. تو میرا تو یہ خیال ہے، باقی جب فیصلہ آئے گا حتمی طور پر تبھی پتہ چلے گا. لیکن اگر یہ ایک اوپن ٹرائل کے لیے بھی بات بن جاتی ہے اور پھر صحافی بھی جیل جا سکیں، عمران خان سے بات کر سکیں، تو عمران خان کا ایک میسج جو ہے وہ پھر باہر آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ جو ایک بالکل بلیک آؤٹ ہے کہ صرف وکلا کے تھرو ہی کوئی بات پتہ چلتی ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وکلا تو آگے یہی بتائیں گے، ظاہر ہے وہ تو عمران خان کے وکلا ہے تو وہ تو پازیٹیو چیزیں ہی بتائیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی بھی جا کر جب کوریج کریے اندر جائیں گے، ان کی بھی کوئی بات چیت ہوگی تو وہ بھی کافی حد تک چیزیں انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ان کی اسپرٹ کیسی ہے، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. مختلف سوال جب کریں گے، ان سے کنٹروورشل سوال بھی ہوں گے، ان سے سخت سوال بھی ہوں گے، ان سے الیکشن سے متعلق سوال، سیاسی سوال، ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر اس میں یہ کہ کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ باہر آنا شروع ہوگی. تو یہ تو ایک بہرحال فرق پڑے گا. باقی دیکھتے ہیں جی فیصلہ کیا آتا ہے. باقی اس کے اوپر جو میں تبصرہ ہے وہ فیصلہ آنے کے بعد اگلے ویلاگ میں کروں گی. اب آ جاتے ہیں کہ جو جلسوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے ابھی تک، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کو. تو اس سلسلے میں پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور ان جج صاحب نے بڑا ہی ایک کلیئر قسم کا فیصلہ دیا تھا کہ انہیں بالکل اجازت ہونی چاہیے اور اس کے لیے سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس سلسلے میں رکھنا ڈالے گا تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. تو ایونچولی ہم نے دیکھا کہ پھر بھی پرابلمز تو کریٹ کی گئیں. اب توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے جس میں جج صاحب نے 48 گھنٹوں میں ایک رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اس رپورٹ میں ساری کہانی ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ کیا کیا کہاں کہاں کس کس جگہ پر کنونشن ہونا تھا یا جلسہ ہونا تھا لیکن اس کو اجازت نہیں دی، اور کس نے روکا اور کیا اس کے عذر تراشے گئے. تو یہ ساری بات ان کے سامنے اب آئے گی جو 48 گھنٹوں کی رپورٹ ان کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیورنگ سماعت انہوں نے ریمارکس دیے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر کوئی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ الیکشن کے لیے ایک ماحول بنائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بالکل غیر جانبدار ہو کر ماحول ایسا دیں کہ سب اس میں اتر سکیں اور اپنی آزادانہ کیمپین کر سکیں، اور جو اس میں لاجسٹک سپورٹ ہے وہ بھی پرووائڈ کریں. تو نگران حکومت کا تو بیسکلی کام ہی یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت بھی اور الیکشن کمیشن بھی دونوں ہی فیل ہو گئے ہیں. یہ ریمارکس تھے جج صاحب کے کہ لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی فیل ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک پارٹی کو بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے اپنی رائٹ کے لیے، اپنی کیمپین کا حق مانگنے کے لیے. تو جج صاحب کافی اس میں کلیئر نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ریمارکس کے حد تک ہی بات رہتی ہے یا کوئی دو چار لوگ انتظامیہ کے پکڑ کے اندر بھی کریں گے تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. ادروائز تو یہ ایک بہت نارمل پریکٹس ہے کہ عدالت جو مرضی کہتی پھرے، جو مرضی اس کے آئیں فیصلے بھی آئیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو. تو یہ تو نارمل سی ایک پریکٹس ہو گئی ہے. تو یہ فیصلہ تبھی عمل درآمد کی نہج تک پہنچے گا کہ اگر دو چار بندے انتظامیہ کے اندر ڈالے جائیں گے توہین عدالت میں، ذرا ان کو جیل یاترا کروائی جائے گی تو پھر ہی کوئی بات بنے گی کہ لوگ جو بالکل ان کا ہاتھ کھلا ہوا پڑا ہے اس وقت تو وہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے ان کا باندھا جائے. باقی دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن اسی دوران ایک اہم اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ جی پہلا جلسہ 9 دسمبر اتوار کے روز کیا جائے گا پشاور میں پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کے سلسلے میں. تو ابھی تک جو پہلے ورکرز کنونشن وغیرہ تھے، ایک پراپر کوئی کیمپین لانچ نہیں کی گئی تھی انتخابی مہم کے سلسلے میں. اب اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ پراپر جو پہلا انتخابی جلسہ ہے وہ
बड़े लेवल का वो 9 दिसंबर को किया जाएगा। और इस सिलसिले में अब इसीलिए पहले से कोर्ट से भी मामलात को फाइनलाइज करवाया जा रहा है ताकि कोई मजीद इसमें इंतज़ामिया रुकावट ना डाल सके। तो अभी 9 दिसंबर में बहुत टाइम है, देखते हैं जी इस सिलसिले में हतमी तौर पर क्या मामलात होते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की है कि जनाब जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो अपनी जगह मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का इनफैक्ट वोट बैंक है। और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जब इलेक्शन का पूरा शेड्यूल अनाउंस होगा तो उसके बाद फिर एक बाकायदा हम कैंपेन भी लॉन्च करेंगे और फिर हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हर तरह से आप देखेंगे कि आपको मजबूत नज़र आएंगे और जीतना तो पीटीआई के उम्मीदवारों नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसीलिए वो समझते हैं कि जो लोग गए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो वापस आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार तो होंगे, देखना ये है कि खान साहब किन किन लोगों को वापस रखने पर तैयार होते हैं। क्योंकि खुद ये कह रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि कुछ लोग जो थे वो कमज़ोर दिल के भी हैं, कुछ तगड़े भी हैं, दलेर भी हैं, तो हर तरह के लोग हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कमज़ोर दिल के हैं और टिकट लेने के बाद उन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते तो वो अपने साथ कुछ कवरिंग कैंडिडेट्स भी रखें, ताकि वकील रख लें, ताकि उन्हें जो है वो एक कवरिंग कैंडिडेट भी मिले और अगर उनके साथ कोई मामलात ऊंच नीच के होते हैं तो कम से कम हल्का खाली ना हो, उसमें कोई ऑल्टरनेट उम्मीदवार मौजूद हो। और ये बात खुद बहुत सारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी ये खबर दी है कि इमरान खान साहब ने कोई 200 वकला के नाम मांग लिए हैं जो कि नज़रियाती लोग हों, पीटीआई के लोग हों, और उनको जो है इंतखाबी मैदान में उतारा जाए, उनको बाकायदा पीटीआई के टिकट दिए जाएं। और इससे एक 2-3 इसकी वजूहात बताई जा रही है। तो ये कि ज़ाहिर है जो मेन लीडर्स हैं वो अगर किसी वजह से रूपोश हैं या छोड़ चुके हैं या उन पर दबाव है तो उस सूरत में जो नौजवान क़यादत है वो सामने आए और उनके हाथ में बागदौड़ दी जाए। दूसरा उनका ये मामला है कि ख़ुद इमरान खान साहब भी समझते हैं कि जो नज़रियाती लोग हैं वो थोड़ी ज़्यादा बर्दाश्त की सलाहियत रखते हैं। पीटीआई के जो वकला होंगे इस सिलसिले में इंसाफ लॉयर्स विंग के, वो इसलिए भी एक चूँकि नए फेस हैं, उन पे पीछे कोई उस तरह से मुकदमात का मामला नहीं होगा तो उनके ऊपर 9 मई के मुकदमात डालना या किसी भी और इस तरह के मुकदमात में उनको पकड़ना धकड़ना इतना आसान नहीं होगा। फिर वकला को पीछे अपनी बार्स की पूरी एक सपोर्ट भी होती है। तो जब आपके पीछे तंजीमें होती हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी होती है, तो एक आपके पास मॉरल सपोर्ट भी होती है और आपको पता है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती की जाएगी तो एटलीस्ट कोई पीछे बाहर निकलने वाला होगा। और ये बात का ऐलान पहले ही अब वकला कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक इजलास भी हुआ है लॉयर्स विंग का जो पीटीआई के हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर पीटीआई के वकला के ऊपर कोई मुकदमा किया गया, पकड़ धकड़ नाजायज़ तौर पर की गई तो उस सूरत में बाकायदा एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और ये मामला ख़ास तौर पर जो अफसाल पाहट साहब हैं उनके वाक़े के बाद पेश आया कि जिन्होंने कान्हा में एक कन्वेंशन करने की कोशिश की लेकिन उनको बिल्कुल ऐसी इजाज़त ना मिली, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंतकाम का निशाना बनाया गया और इस वक्त भी वो गिरफ़्तार हैं और अभी तक उनकी जान खुलासी नहीं हुई है। तो इस सारे वाक़े के बाद हमने देखा वकला ने कुछ एहतजाज भी किया, तालाबंदी भी हुई कुछ लोअर कोर्ट्स में। लेकिन अब अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, दराज होता है, तो फिर इस सिलसिले में आगे के जो मामलात हैं उसको भी देखना होगा कि फिर ये एहतजाज ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो अब ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। टिकट्स का फैसला खुद इमरान खान साहब करेंगे। इनिशियल 3, 4, 5, 6 जितने भी उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट भेजी जाएगी, लेकिन हतमी फैसला फिर इमरान खान साहब का ही होगा कि वो किसको टिकट देते हैं या नहीं। भले वो जेल से बैठ के अप्रूव करें लेकिन वहीं से वही फैसला करेंगे। और एक ख़बर मैं और आपको जाते जाते दे दूं, वो ये जनाब कि एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी कि सऊदी अरब ने 8 मुस्लिम अरब मुल्कों को चाइना ले जाकर वहाँ पर जो फ़लस्तीन का इशू है उसके ऊपर गुफ्तगू की, उसके हवाले से एक पूरा ट्रिप अरेंज किया और पूरी एक आवाज़ मजबूत किस्म की विद चाइना उठाने की कोशिश की है फ़लस्तीन के मामले पर। और इन मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की, उर्दन, फ़लस्तीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। और प्रिंस फैसल जो हैं उनकी सरबराही में इनके जो मुख्तलिफ नुमाइंदे थे ममालिक के और कुछ मिनिस्टर्स थे और OIC के सेक्रेटरी जनरल भी थे, ये सब जो हैं वो चाइना पहुँचे हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखिए इंटरेस्टिंगली कि ये मैं मुल्कों के नाम ले रही हूँ लेकिन अगर कोई मिसिंग है तो कौन है? पाकिस्तान, जो कि वाहिद एटमी ताकत है इस्लामी ममालिक में,
وہ یہاں پر کہیں نہیں ہے. تو ہم یہاں پر اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں کہ جب آپ کے فیصلہ کن معاملات چل رہے ہیں وہاں پر پاکستان کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہا, کہیں اس کی نمائندگی نہیں ہے, کوئی شاید ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. تو اب اس سے اور پیچھے ہم نے کتنی پستی میں جانا ہے؟ کیا ہم چاہ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ کیا ہمارا وقار رہ گیا ہے؟ کیا ہماری حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہمیں آسانی سے کوئی اگنور کر کے مزے سے جو باقی معاملات ہیں باقی ملکوں کے ساتھ وہ لے کے اور چیزیں فیصلہ کن مرحلوں میں جا رہی ہیں, لوگ کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم کہاں ہیں ایسے موقع کے اوپر؟ ہمارا کردار تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارا کردار تو کہیں ہے ہی نہیں, ایسے کہ جیسے ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. تو یہ مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ خبر دیکھ کر. اس لحاظ سے تو خوشی ہوئی کہ چلیں کم از کم کوئی مسلم امہ کی طرف سے کوئی ایفرٹ تو شروع ہوئی, اللہ کرے کہ ان کی ایفرٹس کامیاب بھی ہوں. لیکن اس لحاظ سے مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس سارے کار خیر میں پاکستان کہیں نہیں تھا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.